खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। विठल भाई पटेल के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया विशेष डाक टिकट। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, बिना सार्थक वाद विवाद के विधानसभाएं होती हैं निर्जीव। राजनीतिक हितों के लिए संसद विधानसभा में गतिरोध ठीक नहीं। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा पर रविशंकर प्रसाद ने जमकर साधा निशाना। संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का लगाया आरोप। सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का किया पहला सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर किया अपने संन्यास का ऐलान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने विठल भाई पटेल की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने विठल भाई पटेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में विठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर फोकस किया गया है। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य तक का जिक्र किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए महापुरुषों के भाषण देश भर की विधानसभाओं में संकलित हों, जिससे देश के युवाओं और विधायकों को प्रेरणा मिले। अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए। और अमित शाह ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत ने अपनी विधायी परंपरा को संजो कर रखा है। विधानसभा का अध्यक्ष सदन का सेवक माना जाता है और निष्पक्ष फैसले लेता है। कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को
बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही दो स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संसद और विधानसभाओं में गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद बहुत जरूरी है। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखी, एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और अब अगली खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं। इस अधिनियम के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। करने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हर राज्य कर रहे हैं और उसमें तो बहुत राज्य इसका स्वागत किया है। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी इसका स्वागत किया है। कारण क्या है? ये करने से एलिजिबल लोगों को मिलेगा, नॉन एलिजिबल लोगों को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को राशन देना उचित है क्या? हमने क्या बोला है, इनकम टैक्स देने वाले इतने लोग हैं, उनके नाम पर राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड, जो भी कार्ड है, अंत्योदय योजना का कार्ड है। यू डिसाइड वेदर यू वांट, बिकॉज क्राइटेरिया जो फिक्स होता है, हमने जो 50% और 75% जो किया है फॉर अर्बन, 50% रूरल, 75%, इसके आधार पर हमने जो डाटा दिया है उसमें किसको देना है काम उनका है। और 1 केजी भी हमने कम नहीं किया, एक बेनिफिशियरी को अभी तक हटाया नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन हमारा जो अलोकेशन है, ये अलोकेशन हम हर महीने, हम तो अलोकेशन 1.41 करोड़ लोगों को 72,500 मेट्रिक टन हम हर महीने दे रहे हैं। व्हाट डज इट प्रिवेंट फ्रॉम हिम डूइंग ऑल दिस थिंग्स? साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों का खंडन करते हुए प्रहलाद जोशी ने दोहराया कि पंजाब के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसमें एक भी संख्या की कमी नहीं होगी। केवाईसी का 2023 में अप्रैल में पहले बार सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमने सब राज्यों को केवाईसी करने के लिए कहा है। तो लास्ट डेडलाइन फॉर दी केवाईसी वाज 30th जून 2025 है। तो अभी तक पंजाब सरकार भी 90% केवाईसी किया है। मीन्स पंजाब में टोटल बेनिफिशियरीज है 1.41 करोड़ इज दी बेनिफिशियरी अकॉर्डिंग टू दी 2013 का जो कानून है, उस कानून के अनुसार 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज पंजाब में है। इसमें एक भी हमने कम नहीं की है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा था कि भाजपा की केंद्र सरकार पंजाब के 8 लाख से भी अधिक लोगों के राशन कार्ड काटकर लगभग 32 लाख लोगों को राशन से वंचित करने जा रही है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर केवाईसी के आधार पर किया है। जब केवाईसी के डाटा मिला हमको, केवाईसी के आधार पर जो भी इसमें इनकम टैक्स पे ये है, डायरेक्टर्स है, 4 व्हीलर है, ये सब लोगों का डाटा हमने उनको भेजा है। देखो भाई ऐसा है, आपको जो करना है आपके ऊपर है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें लॉबीज वर्क करते हैं।
ये लॉबी भ्रष्टाचार करते हैं, ये भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? इसको ना भगवंत मान को उत्तर देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कैसे भ्रष्टाचार किया, इसमें भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसी के कारण ये सब हो रहा है और कुछ कारण नहीं है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, हमने एक बेनिफिशियरी का बंद नहीं किया है, 1 kg राशन अभी तक हमने कम नहीं किया। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव मेड दिस एलिगेशन, दैट ही हैज टू रिप्लाई। एक बार फिर से लौटते हैं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर पर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद और विधानसभा संसदीय लोकतंत्र के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा का सुचारू रूप से चलना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम ना करने देना गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहां देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। और वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विठल भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे संसद, विधानसभाएं एवं विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं। हमारी संसद, विधानसभाएं एवं विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं और आप सभी इन निर्वाचित निकायों के पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारी लोकतंत्र संरचना को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इट वॉज इस बिल्डिंग दैट श्री वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। Being present in this historic complex today is a matter of pride for us. और इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विठल भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में वीर विठल भाई पटेल ने अध्यक्ष पद की गरिमा और निष्पक्षता को परिभाषित किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम के आयोजन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वीर विठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीर विठल भाई पटेल गौरव गाथा एक प्रदर्शनी और एक डाक टिकट स्मारक के रूप में, जिसका गृह मंत्री जी ने विमोचन किया है, वो आपके समक्ष है। अपने कार्यकाल में विठल भाई पटेल जी ने अध्यक्षीय पद की गरिमा, निष्पक्षता और साहस से परिभाषित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि स्पीकर किसी दल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और मर्यादा के निष्पक्ष संरक्षक होते हैं। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव प्रतिदिन आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग जहां जीतते हैं वहां इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के लिए तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संपर्क में आकर उनकी बोली खराब हो गई है। जिस देश की जनता ने 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना, उनके लिए तेजस्वी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माफी मांगें और राहुल गांधी के संगत में ऐसा ना करें। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा
कि जो लोग 2 जगह से वोटर हैं, क्या उन्हें दोनों जगह वोट देने दिया जाए? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वे वोट डालेंगे या फिर जो शिफ्ट कर गए वो वोट डालेंगे? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। 98.2% लोगों ने। और क्या है, 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। अगली बड़ी खबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल हैं। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डालकर लिखा कि मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में गगन यात्रियों के सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नया अध्याय बताया। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि शुभांशु की यात्रा आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजिकल स्किल को ही सिंबलाइज नहीं करता है, यह मानव सभ्यता की सामूहिक यात्रा का एक नया पड़ाव है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। और आज अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक और हमारे अंतरिक्ष यात्री उसी संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं रह जाता है। अगली बड़ी खबर, फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली भारत यात्रा हो रही है। सितिवेनी राबुका अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले मई 2023 में पीएम मोदी ने फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में फिजी के प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आपदा प्रभावित इलाके के दौरे पर गए। रक्षा मंत्री ने वहां चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज गए। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गौरतलब है कि किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना में 61 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रभावित लोगों के इलाज, पुनर्वास और राहत के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोगों लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। और बात एक और हादसे की। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश से कई घर और दुकानें जमींदोज हो गए। अब तक एक युवती की मौत और एक बुजुर्ग के लापता होने की भी खबर है। आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएँ, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर जो जरूरी वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात गुजरात में मौसम की मार की। गुजरात में भारी बारिश और धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के कारण साबरमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वासना बैराज के 25 गेट खोल दिए गए हैं और नदी में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो तेज बहाव के कारण रिवर फ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा और खेड़ा के नदी किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास ना जाने और सतर्क रहने की अपील की है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश सरकार को 8 माइनिंग कंपनियों से 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन ने क्रिटिकल मिनरल की खोज, प्रसंस्करण और संवर्धन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। शासन ने खनन क्षेत्र में एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग के उपयोग के मद्देनजर धनबाद की टेक्समिन आईएसएम के साथ भी एमओयू किया। इसी तरह खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए राज्य शासन ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के साथ भी एमओयू साइन किए हैं। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की। संसाधनों के लिए खासकर मध्य देश की समृद्धि पूरे देश में अलग प्रकार की है। मध्य देश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारी सरकार ने शुरुआत की है
इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सभी सेक्टर में हम लगातार पिछले सरकार के गठन के साथ इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। खेल की जगत से एक बड़ी खबर। टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लेने वाले भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से हर किसी का आभार जताया। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे खेले। टेस्ट में उन्होंने 176 पारियों में 7,195 रन बनाए। इनमें से 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। अपने पोस्ट में पुजारा ने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है कि यह कितना खास था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और अत्यंत आभार के साथ मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। चेतेश्वर पुजारा ने अपना टेस्ट डेब्यू अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जबकि उन्होंने 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। पुजारा हाल फिलहाल में इंग्लैंड दौरे पर कमेंट्री करते दिखे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में ही खेला था। उनका आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनिंगटन ओवल में खेला गया विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 176 पारियों में 43.61 की औसत से 7,195 रन बनाए। इनमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन का रहा। वहीं पुजारा ने अपने करियर में 5 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 39.24 की औसत से 51 रन बनाए। इसके अलावा पुजारा आईपीएल में 30 मैच खेल चुके हैं। उनकी 22 पारियों में उन्होंने 99.75 के स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बनाए। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।